हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। इसमें आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता। साथ ही साथ हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि, यानी कि पूरी की पूरी मेथड या प्रोसेस कैसी होती है, ये भी हम आपको पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डेफिनेशन की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम हिंदी में कहते हैं डीएनए अंगुली छापन। डीएनए अंगुली छापन का मतलब है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का देखिए, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। देखिए, वह तकनीक, आप ये कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है या टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम करते क्या हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर डीएनए उपस्थित होता है और डीएनए में कुछ विशेष प्रकार के ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, यानी डीएनए की कुछ ऐसी विशिष्टता होती है। उस विशिष्टता के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं और इसी विधि को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसी तकनीक जिसके द्वारा हम डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, अर्थात डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसकी विशिष्टता के आधार पे यदि हम किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। क्योंकि डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि इस तकनीक को विकसित किसने किया। क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि इस तकनीक को सबसे पहले किसने विकसित किया, तो एलेक्स जेफरी नामक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1985 में खोजा। कई सारी बुक में आपको 1984 भी मिलता है, तो 1984 के लास्ट में यानी 1985 के आसपास इन्होंने खोजा, तो 1985 ही आपको ओवरऑल बुकों में मिलेगा। तो इनकी खोज जो है 1985 में किसने की? एलेक्स जेफरीज ने की। तो आपको सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद आपको याद रखना है भारत में यदि हम बात करते हैं तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले किसने लाया, तो डॉक्टर लालजी सिंह व डॉक्टर वीके कश्यप, इन्होंने भारत में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्या किया? प्रारंभ किया, अर्थात शुरू किया। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि इस तकनीक में हम किसका उपयोग करते हैं? डीएनए का। तो डीएनए में कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं, विशिष्टता होती है, जिसके आधार पर ही हम किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं। तो डीएनए का तो हमको सबसे पहले फिंगरप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। अब सपोज करिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, यानी आपको यहाँ पे बस इतना समझना है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई। अब इसकी सबसे पहले तो आपको उपयोगिता समझनी है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या क्या महत्व हैं। सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे गौर करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में दो छोर होते हैं, दोनों छोर में से यदि हम बात करें एक स्ट्रैंड में, तो एक स्ट्रैंड में एक साइड जो होता है वो होता है 3 इंड, दूसरे साइड होता है 5 इंड। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि डीएनए की संरचना जब हम बात करते हैं तो हर एक प्राणी की जो डीएनए की संरचना होती है, आप डीएनए की संरचना देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको डीएनए की संरचना दिखाई देगी। तो आपको इस प्रकार से कई सारे जो है इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो डीएनए की संरचना आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, क्योंकि डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है, अर्थात द्विकुंडलित होती है। तो डीएनए की जब भी आप संरचना देखेंगे तो डीएनए की संरचना में आपको दो प्रकार की संरचना नजर आएगी। उसमें एक जो डीएनए का भाग होगा वो कहलाएगा सेटेलाइट डीएनए और दूसरा कहलाएगा वल्क डीएनए। क्या कहलाएगा? एक तो होगा वल्क डीएनए, एक होगा आपका वल्क डीएनए और दूसरा होगा सेटेलाइट डीएनए। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा सेटेलाइट डीएनए। तो दूसरा होगा सेटेलाइट डीएनए। अब आपको यह समझना है कि हर एक प्राणी के अंदर जो सेटेलाइट डीएनए का भाग होता है, मतलब डीएनए में दो भाग हैं, एक भाग है वल्क डीएनए का और दूसरा भाग है सेटेलाइट डीएनए का। डीएनए का बात करें यदि हम, तो देखिए 99.9% जो डीएनए का भाग होता है वो होता है वल्क डीएनए का भाग। किसका होता है? वल्क डीएनए का भाग। अब बात करते हैं केवल और केवल 0.1% भाग। 0.1% भाग ही किसका होता है? रेपिटेटिव सीक्वेंस का होता है, अर्थात नॉन कोडिंग भाग का होता है, या आप कह सकते हैं सेटेलाइट डीएनए का भाग होता है। तो सेटेलाइट डीएनए का भाग कितना होता है? केवल और केवल 0.1%।
और इस 0.1% के कारण ही हर एक प्राणी का डीएनए जो है अलग होगा। बाकी 99.9% जो डीएनए होता है उसमें की संरचना सेम होती है हर एक प्राणियों के अंदर, क्योंकि वल्क डीएनए की संरचना सभी प्राणियों के अंदर सेम होती है। अब इसमें सैटेलाइट डीएनए में कुछ विशिष्टता होती है। सैटेलाइट डीएनए को हम नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं, वल्क डीएनए को हम कोडिंग डीएनए कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रेपिटेटिव सीक्वेंस होता है। अब आप यहां पे समझेंगे कि नॉन कोडिंग चूंकि भाग होता है सैटेलाइट वाला, तो ये नॉन कोडिंग वाला जो भाग है इसमें दो भाग होते हैं, एक तो मिनी भाग होता है और दूसरा भाग होता है माइक्रो भाग होता है, दूसरा भाग होता है माइक्रो भाग। तो मिनी भाग में आपको याद रखना है कि इसमें VNTR पाया जाता है और इसी की विशिष्टता के आधार पर है डीएनए का फिंगरप्रिंट हम तैयार करेंगे। और आप लास्ट में देखेंगे कि कई प्रकार के प्रोब बन जाते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या है, हम क्यों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। इसकी सबसे पहले उपयोगिता, महत्व तो हम समझ लें कि महत्व इसका क्या क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जब भी हम महत्व की बात करते हैं, सबसे पहला आपको याद रखना है कि कोई भी कानूनी समस्याएं यदि हो गई है, इसके अलावा फोरेंसिक प्रयोगशाला में इसकी काफ़ी अधिकता होती है क्योंकि अपराधियों की पहचान की जाती है। तो फोरेंसिक लैब में अपराधियों की पहचान करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। देखिए इसमें होगा क्या कि मान लीजिए किसी भी समय पर यदि कोई व्यक्ति वहाँ पे मान लीजिए खत्म हो गया है, अब उस व्यक्ति के खत्म होने के आसपास मान लीजिए 2-4 आदमी हैं, हमको यदि शक है कि इन्हीं 2-4 आदमियों ने किसी का मर्डर किया है या कत्ल किया है, तो अब इसमें होगा क्या कि जितने भी व्यक्ति शक के दायरे में हैं उन सभी व्यक्तियों को हम अपने पास बुलाएंगे और उनके डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। तो हमको सबसे पहले तो उस जो व्यक्ति खत्म हुआ है उसका भी फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे और बाकी जो ये व्यक्ति शक के दायरे में है उनका भी हम फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। अर्थात जो अपराधी के घेरे में है, शक के घेरे में है, उनका भी फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे और जो व्यक्ति मृत हुआ है उसके डीएनए, उसके शरीर में जो भी फिंगरप्रिंट मिलेंगे उसको भी हम तैयार करेंगे। तो दोनों के फिंगरप्रिंट को हम मिलाएंगे और जिसके फिंगरप्रिंट के साथ मिल जाएगा फिंगरप्रिंट, हम इसका मतलब समझ जाएंगे कि यही व्यक्ति क्या है, अपराधी है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पहली उपयोगिता क्या है कि अपराधियों की पहचान करने में। तो यदि कोई अपराधी है तो उसकी पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अत्यधिक भूमिका निभाता है। दूसरी बात करते हैं हम किसी भी व्यक्ति का यदि अन्य जातियों के साथ उसके संबंध की जानकारी प्राप्त करनी है तो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी भी मेल फीमेल के बीच यदि आपस में कोई भी एक्टिविटीज या संभोग की प्रक्रिया हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि उनमें संबंध या रिलेशनशिप है, तो यदि आप उनमें डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करके मैच करते हैं और यदि मिल जाता है आपस में, तो इसका मतलब ये है कि उनमें आपस में संबंध है। अर्थात यदि नहीं मिलता है तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है। देखिए किसी भी व्यक्ति का अन्य जातियों के साथ उसके संबंधों की जानकारी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पुत्र है, अब उस पुत्र का क्या संबंध है किसी अगले व्यक्ति के साथ, संबंध है भी कि नहीं है। कोई व्यक्ति यदि ये जबरदस्ती कह रहा है कि इसका संबंध है इस व्यक्ति के साथ, तो उसका भी पता हम लगा सकते हैं किसके माध्यम से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की माध्यम से। तीसरा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे समझना है, कभी कभी क्या होता है कि परिवार में पितृत्व की समस्या आ जाती है, मातृत्व की भी समस्या आ सकती है। तो महिला, मान लीजिए कोई भी महिला ये कहती है कि मान लीजिए कोई बालक है, अब वो महिला कह रही है कि ये जो बालक है, कोई मान लीजिए व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कह रही है कि मेरे पुत्र का पिता जो है यही है। अब मान लीजिए पता करना है कि वही व्यक्ति जो है पिता है इस बालक का कि नहीं है, तो इसका भी पता हम किसके माध्यम से करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। हम उस व्यक्ति के डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे और जिसको कहा जा रहा है कि ये उसका पिता है उसका भी फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। आपस में मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है मतलब वो व्यक्ति उसका पिता नहीं है, और अगर मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि वही व्यक्ति उसका पिता है। तो 3 आपको इंपॉर्टेंट फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता याद रखनी है। पहला है फोरेंसिक प्रयोगशाला में, कानूनी समस्याओं में तथा अपराधियों की पहचान करने में। दूसरा इंपॉर्टेंट उपयोगिता क्या है कि किसी भी व्यक्ति का अन्य जातियों के साथ या अन्य व्यक्तियों के संबंध की जानकारी जो है इसकी भी ज्ञात की जा सकती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि पितृत्व की समस्या के समाधान में इसका प्रमुख रूप से निवारण किया जाता है, या मातृत्व की समस्या में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसकी उपयोगिता जो है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है।
कभी कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की देखिए विधि यानी कि मेथड भी पूछ ली जाती है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि कैसी होती है और कैसे यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है। तो 4-5 स्टेप हैं जिनको फॉलो किया जाता है और इन 4-5 स्टेप को फॉलो करने के बाद ही डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। और फिंगरप्रिंट जब तैयार हो जाता है तो उसमें प्रोब बनते हैं और प्रोबों को यदि मिलाते हैं तो उसमें प्रोब के जो बैंड्स होते हैं वो यदि एक समान दिखाई दे देते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों में संबंध है, यानी कि आपस में वही व्यक्ति अपराधी है। मान लीजिए किसी अपराध की यदि पहचान करनी है और उसके लिए यदि हम डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करवा रहे हैं तो उसके लिए भी ये प्रमुख रूप से अहम भूमिका निभाता है। चलिए अब हम समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि कैसे होती है, यानी कि इसका पूरा का पूरा मेथड कैसा होता है, ये हम समझते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो हम करते क्या है, अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का हमको फिंगरप्रिंटिंग तैयार करना है, डीएनए फिंगरप्रिंट, हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो उस व्यक्ति का जो वंचित व्यक्ति है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए का सैंपल प्राप्त करना पड़ेगा। अब डीएनए का सैंपल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि ब्लड से ही सैंपल तैयार करेंगे, तो हम सैंपल कई विधियों से तैयार कर सकते हैं, यानी कई चीज़ों से हम तैयार कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि डीएनए का जो फिंगरप्रिंट तैयार करना है, यानी जो डीएनए का सैंपल लेना है वो हम ब्लड से भी ले सकते हैं, ब्लड से भी डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं। ब्लड के अलावा यदि हम बात करते हैं तो हम वीर्य यानी कि सीमेन, तो सीमेन को भी लेकर के हम क्या कर सकते हैं, डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं, यानी कि सैंपल लेकर के उसका डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा के अंदर उपस्थित जो भी मटेरियल है, चूंकि अस्थि मज्जा के अंदर क्या उपस्थित होगा, या तो आरबीसी या तो डब्ल्यूबीसी या तो प्लेटलेट उपस्थित होंगे, तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो से भी सैंपल ले सकते हैं। इसके अलावा बाल का भी सैंपल तैयार कर सकते हैं यदि उन बालों में जड़ें उपस्थित है, तो देखिए बालों से भी हम डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो सैंपल तैयार करते हैं, सैंपल प्राप्त करते हैं। तो इस तकनीक में सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई भी वंचित व्यक्ति है उसके डीएनए का हम सैंपल जो है प्राप्त करते हैं। जब डीएनए का सैंपल लेंगे तभी तो फिंगरप्रिंट तैयार होगा। तो अब डीएनए का सैंपल सामान्यतः रक्त से ही तैयार किया जाता है, और यदि रक्त मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो वीर्य, अस्थि मज्जा या हम बाल से भी डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं, या इनका सैंपल हम तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इस हेतु डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए डीएनए की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार करने के लिए बहुत कम मात्रा में ही डीएनए की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली तो मेथड ये है कि हम डीएनए का सैंपल प्राप्त करते हैं, और सैंपल प्राप्त करते हैं इसके लिए भी हमको ज़्यादा मात्रा में डीएनए की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पहली विधि क्या है कि इसमें हम किसी भी वंचित व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया तो उस व्यक्ति का हम ब्लड लेंगे, और उसके अलावा जितने भी शक के दायरे में आए व्यक्ति हैं उन सबका ब्लड लेंगे और उसका सैंपल जो है तैयार करेंगे। यानी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सैंपल प्राप्त करते हैं, सैंपल को तैयार करते हैं और उसके बाद ही तो हम फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो सैंपल जो है एकत्रित किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, डीएनए के खंडों को भी क्या किया जाता है, पृथक पृथक किया जाता है। क्योंकि डीएनए के खंडों में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको यही बताया कि डीएनए के खंडों में दो प्रकार के भाग हैं, एक तो वल्क डीएनए और दूसरा है सैटेलाइट डीएनए। वल्क डीएनए की जब भी हम बात करते हैं, वल्क डीएनए 99.9% होता है। अब बाकी इसके अलावा जो बचा क्या, 0.1%, और यही 0.1% ही डिफाइंड कर देता है लक्षण को। और ये जो 0.1% है सैटेलाइट डीएनए है, इसको अब हम करते हैं क्या, अलग। देखिए डीएनए के खंडों को काटने के लिए एक आणविक कैंची की आवश्यकता होती है, और उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब डीएनए के खंडों को हमको काट करके अलग करना है। डीएनए के खंडों को अलग करने के लिए आपको याद रखना है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, और इसको हम आणविक कैंची कहते हैं। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आणविक कैंची की तरह कार्य करने वाला होता है, तो आपको याद रखना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के खंडों को पृथक करने का कार्य करता है। तो दूसरे मेथड में हम क्या देखेंगे कि प्राप्त डीएनए का जो सैंपल होता है उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से क्या कर दिया जाता है, उसको अलग किया जाता है। अर्थात डीएनए के खंडों को हम क्या करेंगे, आपस में अलग अलग करेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या होता है तीसरी प्रोसेस में, यानी इसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया कराएंगे, यानी डीएनए के खंडों को अलग करेंगे। अब इसके बाद देखिए इसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, और फिर इसके माध्यम से डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है।
तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। मान लीजिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसे होता है, कुछ इस प्रकार के कई तरह के बॉक्स होते हैं, जैसे यहां पे समझिए आप, जैसे इस प्रकार के 4 खूंट के कई सारे आपको 4 कोण के ऐसे कई सारे बॉक्स रहेंगे। अब इन बॉक्स में आपको मान लीजिए किसी एक में, मान लीजिए उस व्यक्ति का हमको फिंगरप्रिंट तैयार कर रहे हैं इसमें, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, तो यहां पे हम मृत व्यक्ति का जो है तो हम क्या कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट तैयार कर रहे हैं, तो उसके ब्लड का सैंपल यहां रखेंगे उसके। और यदि हम बात करते हैं किसके, यदि हम बात करते हैं जो कि शक के दायरे में व्यक्ति हैं, उनका भी अलग अलग तैयार करेंगे। तो इनका हम क्या करवाएंगे, इनका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं और फिर इसके बाद डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। अब देखिए इसके बाद अगली जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से जो प्राप्त डीएनए का फिंगरप्रिंट होगा, तो जेल से प्राप्त डीएनए को अब हम क्या करते हैं कि एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है क्या, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन। तो यह फिल्टर करने का काम करती है क्योंकि इसमें कई सारे छेद होते हैं। तो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर में ये जो झिल्ली होती है मेम्ब्रेन, ये फिल्टर का काम करती है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में हम क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं जेल से प्राप्त। तो जेल से प्राप्त जो भी डीएनए है उसको हम नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। और फिर नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित करने के पश्चात हम इस फिल्टर को क्या करते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस पर हम ओवन में रखते हैं। किस में रखते हैं, ओवन में रखते हैं। और फिर उसके बाद जिससे फिल्टर पर डीएनए का प्रोब बन जाता है। और जब हम इसको 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रख करके गर्म करते हैं, तो इससे कई सारे फिल्टर पर, जो फिल्टर है, फिल्टर पेपर है, इस पर कई सारे डीएनए का क्या बन जाता है, प्रोब बन जाता है। यानी कि चित्र एक तरह से आप कह सकते हैं, कई सारे डीएनए के प्रोब बन जाते हैं। तो ये हुई यहां तक की बात कि डीएनए का प्रोब बन गया। अब डीएनए का प्रोब हमारा तैयार हो चुका है। उस डीएनए के प्रोब में अब अगली प्रोसेस क्या है, देखिए इन डीएनए प्रोब को धोने के पश्चात, अब डीएनए के जो प्रोब बने हैं इनको यदि धोया जाता है, तो धोने के पश्चात यहां पे आपको क्या करना है, ऑटो रेडियोग्राफी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑटो रेडियोग्राफी प्रोसेस होती है जिसमें हमको प्रवाहित करना पड़ेगा। और इस प्रोब को धोते हैं और उसको ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा क्या करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने से होता क्या है कि जो जेल है उस पर अनेक बैंड्स दिखाई देने लगते हैं। किस पर दिखाई देने लगते हैं, जेल पर अनेक बैंड्स दिखाई देने लगते हैं। और जब जेल पर अनेक बैंड्स दिखाई देने लग जाते हैं, तो इन बैंड्सों को हम क्या करते हैं, आपस में जो व्यक्ति शक के दायरे में आया है उनके भी फिंगरप्रिंट में हम देखते हैं कि बैंड्स दिखाई देते हैं कि नहीं। और जब उनके बैंड्स को हम अपराधी जो है उनके बैंड्स को यदि हम मिलाते हैं किसके साथ, यदि हम मिलाते हैं मृत बॉडी के अंदर से जो हमने जो डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया है, तो मान लीजिए यदि उस व्यक्ति के दोनों के अंदर के बैंड्स यदि आपस में एक समान दिखाई देते हैं, तो इससे यही निष्कर्ष ना निकलेगा कि वही व्यक्ति क्या है, अपराधी है। कहने का मतलब कि मान लीजिए दो व्यक्ति जो हैं शक के दायरे में थे कि इन्हीं व्यक्तियों ने खून किया है। अब दोनों व्यक्ति का हमने क्या किया है कि फिंगरप्रिंट हमने तैयार कर लिया है। अब जब हमने दोनों व्यक्तियों का फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया है, तो उसमें कई सारे प्रोब बन जाते हैं। अब प्रोब को धोने के बाद जब ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं तो बैंड्स दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए ये डीएनए के बैंड्स हैं। अब इनमें यदि बैंड्स इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, अब बैंड्स यदि एक समान दिखाई दे रहे हैं किसके अंदर, यदि उन डीएनए के अंदर बैंड्स क्या है, यदि एक समान दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति पर हमको शक हो रहा है वही व्यक्ति क्या है, अपराधी है। तो जिस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से मिल जाएगा फिंगरप्रिंट अपराधी जो मृत व्यक्ति है उसका, तो इसका मतलब यह है कि वही व्यक्ति अपराधी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम किसी भी अपराधी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। तो कोई भी अपराधी व्यक्ति था, उसका हमने डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार किया, और जो शक के दायरे में व्यक्ति थे दो, देखिए कोई भी जो यहाँ पे मृत व्यक्ति है उसका हमने डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया, और जो शक के दायरे में व्यक्ति हैं उनका हमने डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया। और फिर हमने उनके अंदर जो बैंड्स दिखाई देते हैं अंत में, उन बैंड्सों को यदि हम मिलाते हैं और बैंड्स यदि आपस में एक समान दिखाई देते हैं, यदि मिल जाते हैं, तो व्यक्ति अपराधी साबित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि होती है, इस तकनीक में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी वंचित व्यक्ति के डीएनए को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनका सैंपल तैयार करते हैं। सैंपल तैयार करने के पश्चात हम उनके डीएनए खंडों को अलग करते हैं, जिसके लिए रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आणविक कैंची की तरह कार्य करती है और डीएनए के खंडों को काटने का काम करती है। फिर इसके बाद हम नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर में, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से गुजारते हैं।
और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के पश्चात इससे हम क्या करते हैं, एक नाइट्रोसेल्यूलोज की जो फिल्टर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रवाहित करते हैं। और इस पर फिल्टर पर आपको याद रखना है कि फिल्टर पर प्राप्त जो भी हमारे पास डीएनए का फिंगरप्रिंट है उसको अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको याद रखना है 80 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रख करके फिल्टर पर हम डीएनए का प्रोब तैयार कर लेते हैं। और डीएनए प्रोब जो होता है इसको फिर धोते हैं और धोने के पश्चात हम ऑटो रेडियोग्राफी कहलाते हैं जिसको कहते हैं। तो ऑटो रेडियोग्राफी करने के पश्चात इन पर कई सारे बैंड्स दिखाई देने लग जाते हैं और बैंड्सों को आपस में मिलाकर ही हम पहचान करते हैं कि व्यक्ति अपराधी है कि नहीं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस या मेथड आपको विधि पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई होगी। यदि विधि अच्छी लगे या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का आनंद ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।